हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर का नाम है एटम्स। ठीक है, ये एटम्स जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली एटम्स जो टॉपिक है वो आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा। ओके, ओके। तो हम लोग एटम्स जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एटम्स आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा प्लस फिजिक्स में भी काम आ रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया जाता है चैप्टर, जिसमें आपको बताया जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, वो केमिस्ट्री में बताया जाता है। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है फिजिक्स में। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स में पढ़ने का बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहता है। केमिस्ट्री पढ़ना तो उनको अच्छा लगता है, मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन फिजिक्स पढ़ने में वो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट का फिजिक्स में अच्छा पकड़ है, जो फिजिक्स को समझते हैं जानते हैं, उनका अच्छा रैंक भी आता है और IIT JEE और नीट जो भी है अच्छा से क्लियर कर पाते हैं अच्छे रैंकों से। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आपको डरना नहीं है, ये इसे फोबिया मत बनाओ, फिजिक्स का डर अपने मन से हटा दो और अच्छे से पढ़ो। स्टार्ट करते हैं एटम्स, जो चैप्टर है हमारा एटम्स उसे हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर ये टॉपिक है आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, दोनों जगह कॉमन चैप्टर है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आपको केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आएंगे एटम्स। कुछ पार्ट जो है सो आपको फिजिक्स में भी काम आता है और केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ नॉलेज गेन करते हैं। ये हो सकता है नॉलेज आपको केमिस्ट्री में भी फायदा पहुंचा दे। ठीक है, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये एटम्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया वो समझिए। हमारे ये जो एटम्स का कॉन्सेप्ट है हमारे भारतवर्ष में बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले से ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि जो सब्सटेंसेस बने हुए संसार में वो छोटे छोटे परमाणु से बने हुए हैं, छोटे छोटे कणों से बने हुए, छोटे छोटे कणों से बने, जिसे हम क्या बोलते हैं, अणु परमाणु, जो कुछ भी बोलते हैं अणु बोलते हैं ना, अणु परमाणु जो कुछ भी है। उन्होंने ये इस चीज को हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बता दिया था। ठीक है, उनके हिसाब से ये अणु जो है सबसे छोटी पार्टिकल थी। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वेस्टर्न दुनिया ने, यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट करके साबित किया कि एटम्स एक्चुअली है क्या, एटम्स एक्चुअली है क्या, उसके अंदर में क्या क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, क्या क्या सिचुएशंस है, क्या क्या कहानियां हैं, ये सब समझने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उन्हीं एक्सपेरिमेंट को अभी हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे। तो यहाँ जो हम लोग एटम्स पढ़ रहे हैं, एटम्स का मतलब क्या होता है वो समझिए। एटम्स का जो डिफिनीशन या आप मीनिंग अगर जानेंगे डिक्शनरी में तो आपको बताएगा कि एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसे हम अब तोड़ नहीं सकते, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने लेटेस्ट रिसर्च जो हुई है वो एग्जैक्ट कहानी बता रही है कि एटम्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन बी डिस्ट्रक्टेड, एटम्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये लेटेस्ट रिसर्च कह रहा है। न्यूक्लियस जो एटम्स के अंदर में है उसे भी डिस्ट्रॉय करके देखा गया है। एटम्स भी कन्वर्ट होते हैं, एक एटम दूसरे एटम में भी कन्वर्ट होते हैं रेडियो एक्टिविटी से, एक न्यूक्लियर दूसरे न्यूक्लियर में भी कन्वर्ट होती है, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से भी देखी गई है सब चीजों को। तो आजकल का जो रिसर्च चल रहा है वो बहुत आगे निकल गया है, वो सब एटम तक ही नहीं रह गया। एटम्स का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि एटम्स का मीनिंग क्या होता है कि जिसे हम बर्बाद नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टेबल, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसको भी डिवाइड करके देखा, बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स। ये साइंटिस्ट लोगों ने अब डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया है। तो ये हिस्ट्री जानते हैं, कैसे कैसे हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे हम लोग जो चीज़ों को जानते हैं उसके पीछे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। और एक्चुअली जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली क्लास 9 का टॉपिक, ये 11th का टॉपिक नहीं है, ये 11th क्लास में नहीं देना चाहिए, ये एक्चुअली क्लास 9th में देना चाहिए। ठीक है, लेकिन 11th में जो हम पढ़ रहे हैं या 12th में जो हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री को बनाना पड़ता है, थोड़ा हिस्ट्री हमें समझनी पड़ेगी। थोड़ा हिस्ट्री अगर समझ लिया हमने तो ही हम आगे कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लो, हिस्ट्री को रिकैप कर रहे हैं। जो मैं अभी बता रहा हूं आपको ये क्लास 9th का सिलेबस है, ये समझ लो मैं क्लास 9th के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। अगर इसमें
क्लास 11th के स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। ये चीज ही ऐसा है जो कॉमन है, 9th में भी कॉमन था और 11th क्लास में भी यही चीजें हैं। खासकर ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लास 9th में आपको बताया जा चुका है। 11th में और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक चल रहा है एक्चुअली क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए, फिर भी मैंने रिकैप कर दिया, चैप्टर में दिया हुआ था, इसीलिए मुझे इसको ओमिट नहीं करना था, इसे हमें बताना था, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, जबकि क्लास 9 का टॉपिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स, एटम्स को बताने के लिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग थे उन्होंने बहुत सारे मॉडल दिए, जिसमें से एक नाम आता है जे थॉमसन मॉडल, एक जे थॉमसन मॉडल आता है, फिर उसके बाद लेनार्ड साहब ने अपना एक मॉडल दिया एटम का, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आता है। रिसर्च ऐसे होता है, धीरे धीरे होता है, अचानक एक दिन में कुछ भी नहीं होता, और एक साइंटिस्ट ने बहुत सारा चीज नहीं बताया, एक साइंटिस्ट हो सकते हैं कहीं सही होते हैं कहीं गलत होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट मायने रखता है कि एक्सपेरिमेंट सही होना चाहिए। थ्योरेटिकल चीजों का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, थ्योरेटिकल चीजों का तब तक इंपोर्टेंस नहीं रहेगा जब तक उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया जाता। हर एक एक्सपेरिमेंट में आप लोग यही देख रहे हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट में यही हो रहा है कि किसी साइंटिस्ट ने थ्योरेटिकल चीजें बताई, फिर उसको दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया या उन्होंने स्वयं उसको प्रूव किया, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है कहानी। एटम्स के पुराने मॉडल, अर्लियर मॉडल्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो जे थॉमसन मॉडल पहला है, जे थॉमसन मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, जिसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी बोलेंगे या वाटरमेलन मॉडल भी बोलेंगे। ये प्लम पडिंग मॉडल क्या होता है भाई, ये वाटरमेलन मॉडल क्या होता है? जे थॉमसन साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जे थॉमसन साहब वही है ना जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को खोजा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था कि एवरी मैटर इन दिस वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द ऑल द सबस्टेंसेस ऑन दिस अर्थ इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही सारे सबस्टेंसेस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सारे सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन से ही बने हुए हैं, चाहे हमारा बॉडी हो या कोई भी सबस्टेंस हो, एटम्स हो, एटम्स में आपको एलिमेंट्स होते हैं, एटम एलिमेंट्स में आपके नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, जो भी हैं सब के सब इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, उन्होंने बता दिया, ठीक है। जे थॉमसन साहब ने इस चीजों को 1896 या 97 में इस चीज को बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो उन्होंने बता दिया। अब उनके इलेक्ट्रॉन्स के बताने के बाद अब वो बता रहे हैं क्या, अब वो क्या बता रहे हैं, अब वो एटम के मॉडल के बारे में बता दिया। तो जिसकी वजह से उनका एक मॉडल पड़ा, जिसकी वजह से उस मॉडल को हम बोलते हैं जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल ने एक ऐसा, जे थॉमसन साहब ने एक ऐसा मॉडल दिया एटम का जिसके हिसाब से कि पूरा का पूरा, उनके हिसाब से एटम क्या है, उनके हिसाब से एटम एक ऐसी चीज है, एटम एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव चार्ज है, जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एटम क्या है, ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीच बीच में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, ठीक है। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल है, वो लग रहा है वाटरमेलन जैसा, तरबूज जैसा लग रहा है। लाल लाल तरबूज है, बीच में काला काला उनका क्या होता है, बीज होता है। तो काला काला को हम क्या समझेंगे, काले काले बीज को क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉन, और लाल लाल को क्या समझते हैं हम लोग, प्रोटॉन समझ लेंगे। तो इनका मॉडल समझ में आ गया कि भाई जे थॉमसन साहब का मॉडल है ये। इस मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में, सॉलिड सबस्टेंस है, सॉलिड स्फीयर है, मास भी पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उनके बीच में इंबेडेड है, कहीं मूव नहीं कर रहा, ठीक है। फिर इसी मॉडल को दूसरे वे में समझिए कि प्लम पडिंग मॉडल, मतलब बर्थडे का केक जैसा समझो, चेरी वेरी बहुत सारे जगहों पे केक पे लगा रहता है, तो केक पूरा पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और जो चेरी होता है वो क्या होता है, प्लम्स होते हैं, सॉरी चेरी जो होते हैं क्या होते हैं, प्लम जो कुछ भी है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरह समझेंगे, जिसको प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। तो प्लम पडिंग मॉडल का मतलब क्या होता है, प्लम पडिंग मतलब बर्थडे वाला केक जो होता है उसके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो उन्होंने इतना तो बता दिया ना भाई कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बता दिया, लेकिन जो उनका मॉडल आया, ठीक है, तो उनका मॉडल यही था जो मैंने बताया आपको, प्लम पडिंग मॉडल था, इस वाटरमेलन मॉडल था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे। तो अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो इस चीज को उस समय लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि इसी के वजह से हो सकता है कि
इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो जाते हैं, और हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स तो एजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, जो कुछ भी है, वो एजेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चीज को भी एक्सप्लेन करने के लिए काफी था। प्लस आयंस का फॉर्मेशन और आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन केमिस्ट्री में इनके मॉडल के हिसाब से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्लियर मॉडल थी, लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गया था। ये मॉडल कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर सका था, लेकिन आगे चल के ये मॉडल बुरी तरह फेल हो गया था। ठीक है, जबकि जे थॉमसन साहब का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था इन्होंने, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, है ना, जो मैंने बता दिया था आपको। तो वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किए हुए थे। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। जे थॉमसन साहब ने और भी बहुत सारे चीजें डिस्कवर की है, जो आप लोग प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें आप देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं। इसके बाद लेनार्ड साहब ने आए, इनके हिसाब से क्या था भाई कि एटम एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, जिसमें मास जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कहीं कहीं हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन। लेकिन लिनार्ड साहब का मॉडल क्या बताता है, जो 9th क्लास में आपको नहीं बताया जाएगा, बहुत सारे जगह आपको टीचर नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, समझो। लिनार्ड साहब ने क्या कहा था, इनके बाद 1903 ईस्वी में लिनार्ड साहब ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने देखा कि एक पतले से बहुत पतले पतले फॉइल से, बहुत पतले पतले फॉइल से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्रॉस कर जा रहे हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्रॉस कर जा रहे हैं भाई। या आप ऐसा समझो कि एक्सरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो किसी मेटेलिक टारगेट से, देखो एक्सरे क्या होता है, एक्सरे एक मेटेलिक टारगेट है। यहाँ देखो, एक मान लो एक मेटेलिक टारगेट है, इसमें हमने हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बीम दिया, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीम जो है सो क्या कर रहे हैं भाई, पतले पतले फॉइल्स में। लिनार्ड साहब ने कहा कि पतले पतले फॉइल्स में इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जा रहा है, आर पार हो जा रहे हैं, इस पार से जा रहे हैं, उधर से निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं कि आर पार चले जा रहे हैं। तो लिनार्ड साहब ने ये कहा कि पूरा का पूरा जो एटम का मॉडल था, जे थॉमसन साहब का मॉडल था कि पूरा का पूरा स्फीयर है, वो ऐसा नहीं था। तो जे थॉमसन साहब का मॉडल देखिए, इन्होंने क्या कहा था, ये पूरा का पूरा क्या है, स्फीयर है, ये पूरा का पूरा स्फीयर है, और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है, ये सॉलिड स्फीयर का, ये सॉलिड है। जैसे थॉमसन साहब के हिसाब से ये एक सॉलिड है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन लिनार्ड साहब ने कहा क्या, लिनार्ड साहब ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम पतले से फॉइल में, इलेक्ट्रॉन्स को जब पतले से फॉइल से हम पास करवाते हैं, बहुत सारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, कैथोड रेज को जो हम पास करवाते हैं, तो सीधा पार कर जाता है। तो सीधा जब पार करेगा, तो सीधा पार करने का मतलब क्या हुआ, पतले से बहुत बहुत पतले, पतले मतलब बहुत बहुत पतले, बहुत बहुत पतले, बहुत बहुत पतले फॉइल से अगर इलेक्ट्रॉन्स पास हो जा रहे हैं, कैथोड रेज पास हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम्स हैं उनका ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। ठीक है, इन्होंने इस चीज को बताया, मतलब ये मॉडल अब गलत हो गया, ये मॉडल अब गलत हो गया। जब कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन करने के लिए सही था, बाद में ये मॉडल आया तो इनके मॉडल को गलत साबित कर दिया। लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ज्यादा शोध नहीं किया, इन्होंने बता के छोड़ दिया। ठीक है, तो इनका कहना सही था, गलत नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अब रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, प्लस आगे चल के जेजर और भी जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने भी इसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया। ये जो ग्राफ में बता रहा हूं, ये उन्हीं लोगों का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें होता क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये न्यूक्लियर मॉडल को कैसे खोजा वो मैं आपको समझाता हूं। ये मॉडल बहुत हद तक एक्सप्लेन किया था एटॉमिक मॉडल को जानने में। ठीक है, उसे हम लोग समझते हैं, ये रदरफोर्ड मॉडल को हम लोग समझेंगे, जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रदरफोर्ड मॉडल को। यहां देखिए, इन्होंने जो मॉडल बताया,
इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए 1906 से 6 के आसपास, 1911 के आसपास में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। और 2 और साइंटिस्ट थे जिनका मैंने नाम नहीं बताया है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इनको खोजा था। ठीक है, क्या खोजा उन्होंने, क्या खोजा वो समझिए। क्या उन्होंने डिस्कवर किया, इन्वेंशन नहीं किया, उन्होंने डिस्कवर किया था, क्या वो समझिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि एटम जो है, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस इन विच मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड ओनली इन द न्यूक्लियस। उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, और न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है। न्यूक्लियस की साइज क्या है, बहुत छोटी है और हाईली डेंस है। ठीक है, और उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं, उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। वैसे ही चक्कर काटते हैं जैसे सूर्य भगवान के चारों बगल जो है नौ ग्रह चलते हैं। चंद्रमा मूव कर रही है, चंद्रमा तो अर्थ के चारों बगल मूव कर रही है, अर्थ रिवॉल्व करती है किसके, सन के चारों बगल। मार्स, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न, जुपिटर, सब के सब जो है सो सन के जिस तरह से सन के चारों बगल रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये इसीलिए रदरफोर्ड साहब का न्यूक्लियर मॉडल आया। तो रदरफोर्ड साहब ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, एक्चुअली न्यूक्लियस को खोजा। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जनरल नॉलेज या क्वेश्चन है ये, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, देन योर आंसर मस्ट बी द रदरफोर्ड। आंसर क्या होना चाहिए आपका, रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस का खोज किया था। ठीक है, और न्यूक्लियस हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, मतलब उसमें अलग अलग प्रोटॉन्स होती है, अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम ज़्यादा होते रहता है, एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, अगर एक जैसा हो गया तो अलग चीज़ें हैं, वो भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बहुत सारा चीज़ है, आइसोटोप, बहुत कुछ पढ़ना, आइसोटोन्स। ठीक है, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको 2 और साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया था, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ देखिए क्या है, ये बिस्मुथ है जिसका एटॉमिक नंबर 83 है, मास नंबर कितना है 214। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये अपने अंदर से क्या दे रहा है, अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है क्या, ये एक्चुअली अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस है। क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम के एटम नहीं, ये हीलियम के न्यूक्लियस है, जिसका एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, मास नंबर कितना है इसका 4। ठीक है, लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हम हटा चुके हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल जो है वो एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई है, हीलियम का न्यूक्लियाई है। क्यों, क्योंकि इससे हमने इलेक्ट्रॉन हटा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो ये बन गया हीलियम आयोन। हीलियम आयोन को हम बोलते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई। अब इससे बचा क्या, न्यूक्लियस। जैसे कि यहां देखिए, ये मान लो कि हीलियम का न्यूक्लियस है, हाईली डेंस है, इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन काट रहे हैं, 2 चक्कर इलेक्ट्रॉन काट रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये न्यूक्लियस है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हमने हटा दिया तो अब क्या बनाइए, न्यूक्लियस ही तो रहा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हटाने की वजह से इसमें चार्ज कितना आ गया 2, ये हीलियम है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली है क्या, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई। तो हीलियम के एक न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल, एक सिंगल अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मुथ 83 214 अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है। ठीक है, और यहां पे हमने लीड या कुछ भी का यहाँ पे हमने बिग रख दिया, जिसके वजह से अल्फा रेज यहां से निकल के इसमें जाएंगे, यहां से निकलते हुए यहां जा रहे हैं, अल्फा रेज यहां जाएंगे, निकलते हैं, मतलब कंसंट्रेट कर दिया हमने, यहाँ पे कॉलिमेटेड बीम बना दिया, मतलब कंसंट्रेटेड बीम बना दिया कि ये यहां जाकर स्ट्राइक करेंगे। ये क्या है भाई, तो ये एक्चुअली गोल्ड के फॉइल हैं। ये क्या है, गोल्ड के फॉइल है, गोल्ड के बहुत पतले फॉइल है, बहुत पतला फॉइल है। सोने का बहुत पतला फॉइल है,
फॉइल है, फॉइल बहुत बहुत पतला फॉइल है, समझ में आ रहा है? मतलब देखो ये इससे भी पतला, इससे भी पतला जो है गोल्ड का फॉइल है, पतला, बहुत पतला सा, ठीक है। ये इससे भी ज्यादा पतला फॉइल है, आई बात समझ में? बहुत बहुत पतला। तो यहां देखिए यहां जो मैंने आपको बताया है गोल्ड की जो फॉइल है उसकी थिकनेस कितनी है भाई? उसकी थिकनेस है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। अगर कहना चाहो तो कह सकते हो कि माइक्रोमीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो 0.2121 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोमीटर के ऐसा इनका थिकनेस है, बहुत बहुत पतला है, बहुत बहुत पतला है, ठीक है। ये बात समझिएगा, बहुत बहुत पतला है और पतले से बहुत सारा चीज क्लियर कट हो गया है। ये पतले फॉइल की वजह से, वेरी वेरी थिन फॉइल की वजह से ये क्लियर कट एक्सपेरिमेंट दे रहा है। अगर मोटा होता ये फॉइल तो काम नहीं होता, काम नहीं बनता। बहुत बहुत पतला है, देख लीजिए थिकनेस इसका। इसके बाद जो अल्फा बीम्स, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं गोल्ड के फॉइल पे, फिर ये गोल्ड के फॉइल क्या हो रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं कुछ तो वापस आ रहे हैं, बाद बाकी ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, इसके ऊपर स्ट्राइक मारते हैं। और जो जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक मारते हैं वो सिंटिलेट हो जाते हैं, मतलब चमकने लगते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो कुछ भी है, केमिकल रिएक्शन जो कुछ भी है, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ जाके स्ट्राइक मारेगा तो चमकने लगता है, सिंटिलेट्स होते हैं, फिर चमकने लगता है। वो चमक को, वो उसके चमकने को कौन डिटेक्ट करता है? तो यहाँ हमने डिटेक्टर लगा रखा है जो उसके चार्ज को बताता है, ठीक है, करंट को बताया। प्लस उसको देखने के लिए, उस सिंटिलेशन को देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वहां हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वहां हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और उस सिंटिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है वो रोटेटेबल है, मूवेबल है, मूव करते रहता है, सर्कुलर वे में ये मूव करते रहता है। माइक्रोस्कोप उसको देखते रहता है, सिंटिलेशंस, ठीक है। तो क्लास 9th में भी आपको उतना अच्छा से नहीं बताया गया होगा, मैं आपको 11th क्लास के लेवल का बता रहा हूँ, A to Z चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से स्ट्राइक करेंगे, गोल्ड का फॉइल है, बहुत बहुत पतला है, जो बचे हुए पार्ट है यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, या नहीं तो वापस आएंगे, दो ही कहानी होगी, या तो अल्फा पार्टिकल वापस आएंगे या तो उधर स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया, क्या क्या हुआ वो समझिए। एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसका जो निष्कर्ष है, निचोड़ जो है वो बता रहा हूं मैं। उसमें हुआ ये कि 8000 पार्टिकल्स में से एक ही, 8000 पार्टिकल्स में से एक जो है वो 90 डिग्री से टर्न हुआ, 90 डिग्री या तो से ज्यादा से। मान लो अल्फा पार्टिकल गया, उसमें से 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल 90 डिग्री रिटर्न हुआ है, 90 डिग्री। तो डिग्री मेजरमेंट कैसे करेंगे पहले वो समझिए। अल्फा पार्टिकल जा रहा है इधर, मान लो कि यहां इधर चला गया, और ये जो बीम है ये क्या है? ये क्या है? स्कैटर्ड बीम है, अल्फा पार्टिकल के स्कैटर्ड बीम है, ठीक है, स्कैटर्ड बीम है। इंसिडेंट से जो स्कैटर्ड आता है उसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जर्व किया गया कि 8000 में से एक, 8000 में से एक, आप समझ लो कितना परसेंट है? 1/8000, यहां आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/8000 इंटू 100। इतने पार्टिकल्स जो हैं वो 90 डिग्री से, 90 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा डिग्री से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। बाद बाकी कहां गए? बाद बाकी के बारे में बताइए, ध्यान देखिए। 0.14% बाय मोर देन 1 डिग्री, 0.14% बाय मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा इतने जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो चले गए इधर, ठीक है। कुछ तो इधर गए, कुछ इधर गए,
कुछ इधर आए, कुछ रिबाउंड पीछे वापस आ गए। समझिए बात, कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए, कुछ 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 पीछे आ गए। तो बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो वापस आए थे। 100% वापस, बहुत सारे कम, बहुत कम। मैंने बताया ना 8000 में एक, कितना परसेंट आप एस्टिमेट कर लो, 1/8000 इंटू 100, 8000 में एक, तो 100 में कितना, कैलकुलेट करके देख लो, देख लो जितना होगा। इतने ही पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा वापस आ गए थे। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज्यादा मतलब यहां तो गया, 90 डिग्री का मतलब यहां ऐसे जा सकते हैं। मान लो ये पार्टिकल गया इधर, अगला पार्टिकल गया और इधर से वापस आ रहा है, इधर घूम गया। कुछ पार्टिकल्स यहां से निकले और इधर चले गए। ठीक है, ज्यादातर पार्टिकल्स का क्या कहानी हुई, ये समझो। ज्यादातर पार्टिकल्स क्या हुआ, अनडेविएटेड चले गए। ज्यादातर पार्टिकल्स जो इससे निकले हुए हैं, जो इन लीड के, जो इस लीड से जो ज्यादातर पार्टिकल्स निकले, वो क्या किए, ज्यादातर पार्टिकल्स का क्या कहानी हुआ, वो सीधा आर पार चले गए, अनडेविएटेड। ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, दे मूव अनडेविएटेड, ये अपने आप चलते चले गए, अपने आप चलते चले गए। कुछ ही ऐसे थे जो वापस आए 180 डिग्री के आसपास, तो बहुत कम, बहुत कम। 90 डिग्री या उससे ज्यादा आने वाले, रिबाउंड होने वाले बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे। ज्यादातर तो पास कर गए, ज्यादातर क्या कर गए, पास कर गए। ठीक है, तो ज्यादातर जो पार्टिकल पास कर गए, तो रदरफोर्ड साहब ने क्या सोचा, ज्यादातर पास करेगा मतलब क्या। अब देखो ये इतना पतला फॉइल है, पतला होने की वजह से, पतला होने की वजह से एक यहां पे गोल्ड का एटम डाल दो, ये मूड़ा मान लेते हैं गोल्ड का एटम, यहां से यहां तक मान लो कि गोल्ड का एटम। ठीक है, अब यहां से यहां मान लो कि गोल्ड का एटम। ठीक है, गोल्ड का एटम मतलब ये है न्यूक्लियस आपका, ये है गोल्ड का न्यूक्लियस। ठीक है, और इतना बड़ा जो है, इसको हम बोल देते हैं क्या, एटम। मेरे को क्लियर कट नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ में आ गया है। ये आप समझो एटम, गोल्ड का एटम, ऐसा समझ लो कि गोल्ड का एटम है और ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो ज्यादातर अगर पास हो जा रहे हैं अनडेविएटेड, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादातर जगह इसका क्या है, खाली है। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादातर जगह क्या है, खाली है। जो इन्होंने बताया था लेनार्ड साहब ने, ऑब्जर्वेशन था उनका, बिल्कुल सही है कि ज्यादातर जगह खाली है। ठीक है, ज्यादातर जगह क्या है, खाली है। और ये एटम है, ये क्या है, एटम, जिसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये एटम है, और ये जो गोल्ड का एटम है, एयू का गोल्ड का जो एटम है, इसमें ज्यादातर जगह खाली है। जैसे बहुत सारे लोगों का इस संसार में दिमाग खाली रहता है, ज्यादातर दिमाग खाली ही रहता है, समझो दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं, दिमाग खाली, यहीं तक उनका दिमाग रहता है। यहाँ एटम का देखो, एटम का ज्यादातर जगह क्या है, खाली है। यहाँ जो न्यूक्लियस है, इसी में ज्यादातर उनका मास है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही पूरे एटम का मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड। मैं तो ये कहूंगा कि 99.99% मास एटम का न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड। तो 99.99 का मतलब क्या है, 100%, अप्रोक्सीमेटली 100%। ठीक है, 100% मास इसमें कंसंट्रेटेड। ठीक है, 100% मास कंसंट्रेटेड है, और वॉल्यूम जो है वो बहुत बहुत कम है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, होता है ना। तो मास तो 100% है, वॉल्यूम बहुत कम है, इस वजह से डेंसिटी इसकी बहुत है, मासिव भी है, डेंसिटी भी बहुत है। और इसके चारों बगल
इसके चारों बगल चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में, और भी केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। तो ज्यादातर मास इसी में है, और जितने सारे मास हैं वो ज्यादातर मास इसी के अंदर कंसंट्रेटेड है। और जो इलेक्ट्रॉन्स के मास है उनको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रॉन के मास को हर जगह नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। एटॉमिक मास कंजर्वेशन, जो कुछ एटॉमिक मास को जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसीडर हम लोग नहीं करते। ठीक है, आई बात समझ में? इसीलिए मैंने कहा 99.99%, 100% मैंने नहीं कहा, कुछ बहुत बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे एटम का ज्यादा जगह क्या है? खाली है। 99.99% जगह खाली है, 0.01% जो है वो भरा हुआ है। कम वॉल्यूम, ज्यादा मास कंसंट्रेटेड, हाई डेंसिटी। तो न्यूक्लियस हाईली डेंसिबल वाली सब्सटेंस है। रदरफोर्ड साहब ने क्या खोजा वो देखो। अब अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स का असर कुछ है नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कंसीडर किया। अब ये इससे टकराने जा रहा है, तो ज्यादातर तो निकल गया, मतलब एटम्स का ज्यादातर जगह क्या है? खाली है। बचा हुआ पार्ट में क्या हो रहा है? अब जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं वो रिबाउंड होकर वापस आ जा रहे हैं, कॉलिजन हो रहा है, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, आमने सामने से टक्कर हो रही है, लेकिन चिपक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, हीलियम जो गोल्ड का न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव पार्टिकल है। न्यूक्लियस में ही सारा का सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरा हुआ है। ज्यादातर इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें भरे हुए रहते हैं, न्यूक्लियस में भी है, सारा का सारा 100% है। ज्यादातर नहीं, मैं 100% कहता हूं। किसी भी एटम का 100% चार्ज उसके न्यूक्लियस में रहता है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियस हेलो, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ते थे? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है ना। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो है ये क्या बता रहा है? रदरफोर्ड साहब ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, है ना। तो डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस जिसे कहते हैं रदरफोर्ड साहब कहते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आया, लेकिन कहानी को, एक्सपेरिमेंट को फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कि जो अल्फा रे निकल रही है इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मुथ से, जो निकल रही है, जिसका एटॉमिक नंबर 83 है, मास नंबर 214 है, इससे अल्फा रे जो निकल रहे हैं उसकी एनर्जी जो है, उसकी एनर्जी इतनी कम है जिसको हम कह सकते हैं 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होनी चाहिए उस अल्फा पार्टिकल्स का जो बिस्मुथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर होगा तो चलिए कम से कम 8 के आसपास, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास अगर इनसे एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी होगी, अगर अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी होगी, तब क्या होगा? तब तो हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं, न्यूक्लियर के रदरफोर्ड साहब के न्यूक्लियर मॉडल को समझ सकते हैं। लेकिन एनर्जी अगर मान के चलते हैं कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ऐसी कहानियों में क्या होगा कि यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगा, यहाँ पे कहानी बदल जाएगी। यहाँ पे कहानी ये होगी कि अब ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कहलाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस यहाँ पे फॉलो हो सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी जो है 5.5 से 8 के आसपास, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आप रख सकते हैं। उसके पार अगर जाएंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाएंगे, जो हमें भी नहीं पढ़ना है, जिसके बारे में भी बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो सीधा बहुत इसके नजदीक आ जाए, हो सकता है कोलाइड कर जाए, हो सकता है यहाँ पे कोलाइड कर जाए। तो यहाँ जो हमने गोल्ड के जो मतलब पतला सा फॉयल रखा था, जैसे आप खाना का पैकिंग करवाते हैं, मिठाई पैकिंग करवाते हैं, बहुत पतला फॉयल होता है ना, उससे भी ज्यादा पतला फॉयल होता था, उससे भी ज्यादा गोल्ड की फॉयल होती थी, जो जिसके ऊपर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिखाया गया था, और इतना पतला था वो गोल्ड का फॉयल, इतना पतला था कि जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें से एज्यूम किया गया था कि ये अल्फा रेज जो निकल के आ रहे हैं,
उससे स्कैटर होकर के एक न्यूक्लियस जो गोल्ड का है, जिसे एयू कहते हैं, ऑर्म कहते हैं ना, उससे एक न्यूक्लियस से स्कैटर हुआ था, बहुत तेजी से स्कैटर हुआ था इधर, और कुछ रिफ्लेक्ट होकर के वापस चले गए थे। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर जो वापस चले गए थे वो क्यों हुआ था, या लार्ज एंगल से जो डेविएट हुए थे अलग पार्टिकल्स वो क्यों हुआ था, इस चीज को समझिए। क्योंकि इस गोल्ड के वजह से, इस गोल्ड का जो फॉइल है उसके वजह से, इस गोल्ड के फॉइल की वजह से हुआ यह है, इस गोल्ड के फॉइल की वजह से एज्यूम किया गया कि एक जो गोल्ड का न्यूक्लियस है उसकी वजह से स्कैटरिंग हुई है। इतना पतला है वो फॉइल कि एज्यूम करके देखा गया कि अल्फा और निकल रहे हैं, एक ही न्यूक्लियस है, इससे होकर के स्कैटर होकर जा रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं, बहुत कम रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं। तो सारी कहानी मैंने आपको बता दिया था, बस ये कहना बाकी रह गया था कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल से 50 गुना ज्यादा हेवियर है। आई बात समझ में? जो गोल्ड का न्यूक्लियस है, एक सिंगल गोल्ड का न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल के मास से 50 गुना ज्यादा है, 50 गुना ज्यादा है, समझ के चलिए, मतलब 200 के आसपास। अगर 50 गुना मैं कह रहा हूं, मतलब गोल्ड का जो, क्योंकि गोल्ड के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, ठीक है, तो अगर इसका मास नंबर अगर 4 है, अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो 50 गुना अगर होगा तो इसका मतलब गोल्ड का कितना है एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर कितना होगा, 4 × 50 में 200 के आसपास इसका मास नंबर होगा। ठीक है, इसकी मास बहुत ज्यादा है, मतलब ये स्टेशनरी रहेगा, रुका हुआ रहेगा, 50 गुना ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये रुका हुआ है, बस ये मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। तो ये सब कहानी मैंने बताया था। तो ये रदरफोर्ड साहब ने एज्यूम किया, बताया था, और एक्सपेरिमेंटेड जो है, देख रहे हैं उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से जो किया था, उन्होंने क्या किया था, जेजर एंड मार्सडेन साहब ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। जेजर एंड मार्सडेन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यही एक्सपेरिमेंट का परिणाम है। इसके बहुत सारी चीजें, इफेक्ट्स हैं जो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, और मैंने बहुत सारा चीज बताया है ऐसा जो आपको क्लास 9 में नहीं बताया गया था। ठीक है, ये 11th लेवल का है, जो आपको बहुत सारी चीजों को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं, अब तो कुछ बचा हुआ नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, स्कैटर हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स, फिर यहाँ पे गोल्ड का है ज्यादा मास है। ठीक है, और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीम आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके बताया गया था, और भी चीजें मैं बताऊंगा। और एक मैं चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियस है, जो रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस को खोजा था, वो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा, जो केमिस्ट्री में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये देखिए न्यूक्लियस है, मान लेते हैं इतना बड़ा न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस की जो लीनियर साइज है, मान लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी लीनियर साइज, ठीक है, ये देखिए मान लिए न्यूक्लियस है जिसकी लीनियर साइज की बात अगर मैं करूं तो लीनियर साइज इसकी 10⁻⁻15 मीटर है, मतलब उसको हम 1 फर्मी कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक इतनी दूरी में, ये से ये दूरी तक 10⁻⁻15 मीटर तक ये न्यूक्लियस की क्या है, डायमीटर है, डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन कह सकते हैं। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की डायमेंशन है। ठीक है, ये बताया गया था 10⁻⁻15 मीटर तक इसकी क्या है, लीनियर डायमीटर है। ठीक है, अब जो है उसके, अब ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब क्या है कि इसके चारों बगल इतने भर तक एटम है, इतने दूर तक एटम है, तो इसे हम कहते हैं एटम। ये क्या है भाई, तो ये है आपका एटम। ठीक है, नॉर्मल क्या है, ये एटम, और इनके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते होते हैं। ठीक है, तो एटम की साइज जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। ठीक है, इसी के आसपास में लाई करती है। तो मतलब इसकी जो साइज है, न्यूक्लियस की साइज जो लाई कर रही है वो कितने के बीच में लाई कर रही है, 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक के बीच में लाई कर रही है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। लेकिन एटम की जो लीनियर साइज है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 10⁻⁻10 मीटर जो है वो आपका
किसका लीनियर साइज है भाई? तो एटम का लीनियर साइज है। तो किसका लीनियर साइज है? एटम का, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, तुलना करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, तो डायमीटर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस करेंगे तो 10 टू द पावर 4 टाइम्स ज्यादा, मतलब क्या 10 टू द पावर 4 में 10,000 गुना बड़ा होता है एटम का साइज इन कंपैरिजन टू लीनियर साइज ऑफ द न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं भाई? क्या क्या रहते हैं? इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं इसी न्यूक्लियस में। और प्रोटॉन कहीं बाहर नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर में नहीं रहता। ये सब बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, जितने सारे प्रोटॉन हैं सब इसके अंदर में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इन सबके चारों बगल क्या करता है? चक्कर काटते रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये सब कहानी मैंने आपको बताया था क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप एज्यूम कर सकते हो, मान लो अपना क्लासरूम है। क्लासरूम को सर्कुलर वे में अगर हम लेके चलते हैं तो क्लासरूम का मान लो सर्कुलर वे में अगर हम साइज हम पढ़ें तो क्लासरूम का साइज जितना है वो मान लो एटम, अपना क्लासरूम मान लेते हैं क्या है कि एक एटम का साइज। तो न्यूक्लियस की साइज क्या होगी उस रूम में? मान लो ये इतना बड़ा क्लासरूम है और इतना बड़ा हमने सर्कुलर जो है एक पेरीमीटर सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो सर्किल ड्रॉ कर दिया तो एक रूम में एक पिन का जो नुकीलापन होता है ना, पिन का एक पॉइंट, पिन पॉइंट जिसको बोलते हैं, पिन पॉइंट जैसा न्यूक्लियस होता है। अब ऐसा समझ लो, अपना क्लासरूम है, एज्यूम करो अपना क्लासरूम है, उसमें उसके बीच में एक पिन रखेंगे ना, सुई का एक पिन, मतलब सुई का नोक जो सुई की नोक जिसे कहते हैं, द पॉइंट ऑफ निडल, उतना न्यूक्लियस है और लीनियर साइज जो है क्लास का वो एटम का है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है, फिर और भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, और भी सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, बात समझ में आ गई होगी। एज्यूम करें इक्वल टू समझ सकते हैं आप। ठीक है, इक्वल टू आप समझ सकते हैं कि क्या कहानी होगी, पिन के बराबर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 का मतलब यही होता है, 10,000 गुना। ठीक है, और इसी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में लाइक करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा दूरी पे ही रहते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी दूरी को हम न्यूक्लियस के सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। मतलब न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटा होता है, जिसमें 99.99% जो है उसका मास पूरे एटम का न्यूक्लियस में ही रहता है और स्पेस बहुत बहुत कम ऑक्यूपाई करके रखता है, 0.01। अब ऐसा कर सोच सकते हो। तो डेंसिटी इसकी बहुत हाई होती है, न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत हाई होती है और इसी न्यूक्लियस के हाई डेंसिटी के वजह से इसको एज्यूम कर लिया जाता है कि ये इमूवेबल है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में इसकी मास बहुत बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट समझ सकते हो। और जो इक्वलिजन हो रहा था उसमें जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको कंसीडर नहीं किया गया था। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंसीडर नहीं किए थे। बस यहाँ पे यही है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, न्यूक्लियर मॉडल को बढ़ाते हैं। कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ बताया है, ये स्कैटरिंग एंगल है थीटा जो डिग्री में मेजरमेंट किया गया है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ये मान लो 0 है यहाँ पर, है ना। इस तरह से हमने डिग्री रखा हुआ है। ये 10, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 5, 6 इस तरह से हमने लिखा हुआ है। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड। ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड, मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड मतलब समझिए इसको, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने सारे जो पार्टिकल्स का हमने नंबर बताया, जो ग्राफ बताया वाई एक्सिस की तरह अपने वर्टिकली अपार्ट्स में दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड विच आर डिटेक्टेड, जो डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड उनका नंबर किस तरह से वेरी कर रहा है स्कैटरिंग एंगल के हिसाब से, वो देखिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बता रहा है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे? रिड्यूस्ड हो जाएंगे, हाईली रिड्यूस्ड हो जाएंगे, हाईली रिड्यूस्ड। यहाँ देख लीजिए, 160 से 180 डिग्री के बीच में एक ही पार्टिकल है, 140 से 160 के बीच में एक ही पार्टिकल है, 120 और इसके बीच में एक ही पार्टिकल है। इस तरह से हमने पार्टिकल्स बताए हैं। 0 से 20 डिग्री के बीच में कितने पार्टिकल्स?
10⁶ से लेकर 10⁷ तक में 10 लाख से भी ऊपर ज्यादा है, 10 लाख से भी ऊपर ज्यादा हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ इतने पार्टिकल्स धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रहा है। ये एजम्पशन है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड नहीं किया, एज्यूम किया गया है। एज्यूम करके ये चला गया है कि न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटा है, न्यूक्लियस क्या है, बहुत बहुत छोटा है। ये देखिए मैंने टारगेट न्यूक्लियस यहाँ पे बना दिया इसको, ये क्या है, इसे मैंने बना दिया टारगेट न्यूक्लियस। ये टारगेट न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जिसकी मास बहुत बहुत कम है। टारगेट न्यूक्लियस मतलब जिसकी साइज बहुत बहुत कम, सॉरी जिसकी साइज क्या है, बहुत बहुत कम, लेकिन एटम में 99.99% मास इसी न्यूक्लियस में रहती है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा, इसी न्यूक्लियस में 99.99% मास कंटेंट रहता है, मतलब इसकी डेंसिटी काफी हाई है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम छोटे से जगह में ये कंटेंट किया हुआ है, इसे समझिए। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे पार्टिकल्स वर्सेस स्कैटरिंग एंगल, वो मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जो इनके बीच में, जो न्यूक्लियस के बीच में और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, मान लेते हैं कि आपका टारगेट न्यूक्लियस यहाँ आपका टारगेट न्यूक्लियस है, जिसकी चार्ज कितनी है, Z/E। इसकी चार्ज कितनी है, Z/E। कुछ भी हो सकता है, गोल्ड भी, कुछ भी, जो कुछ भी है, ये Z/E है। तो यहाँ पे Z/E जो है, यहाँ पे Z/E जो है, ये क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, जिसे गोल्ड कहते हैं, इसका इतना, ये क्या है, ये क्या है, चार्ज। ठीक है, इतना चार्ज है। फिर इसके बाद क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर है, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज कितना है भाई, 2e। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के बदला इसकी चार्ज होती है। ठीक है, तो Q1 क्या है, इतना, Q2 क्या है, इतना। तो कूलम्ब्स फोर्स नहीं निकाल सकते क्या, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो कुछ भी है। यहाँ पे फोर्स क्या है, 1/4π/2e इज द चार्ज ऑफ हीलियम पार्टिकल इनटू Z/E। Z/E क्या है, तो ये है चार्ज हैवी न्यूक्लियस का, टारगेट न्यूक्लियस का, डिवाइडेड बाय r²। तो यहाँ पे मान लो अल्फा पार्टिकल्स इधर जो आ रहे हैं, यहाँ जो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर में, तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स होगी, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। शुरू में इसके ऊपर फोर्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन जब लिमिटिंग वैल्यू बहुत बहुत कम दूरी पे आ जाएगा, बहुत बहुत कम दूरी पे आ जाएगा, और वो दूरी कितनी है, तो न्यूक्लियस के लीनियर साइज से ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा होने की वजह से ये वापस चले जा रहा है। तो जो फोर्स इस अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर आ रही है, जो अल्फा पार्टिकल्स पर फोर्स आ रही है, कूलम्ब फोर्स, जो कूलम्ब फोर्स है, और वो क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस क्रिएट कर रहा है, उसके वजह से रिपल्सिव फोर्स क्या हो। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिपेल होगा। ठीक है, रिपेल होने की वजह से क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन पहले इधर है, फिर फोर्स की डायरेक्शन इधर है, फिर फोर्स की मैग्नीट्यूड भी क्या होती है, घटते 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 0 पर आती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जाती है, डायरेक्शन बदलती है, फिर फोर्स की मैग्नीट्यूड बदल जाती है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट में बताना था, ये मुझे आपको बताना था कि फोर्स की मैग्नीट्यूड, जो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली बदलते रहती है। आई बात समझ में, क्योंकि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² की वजह पे, और रिपल्सन की वजह से पहले फोर्स इधर आ रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर होगा, इधर होगा, है ना, इधर होगा। तो लेकिन नेट फोर्स, ये तो फोर्स इसकी वजह से है ना, लेकिन नेट फोर्स किधर होगा, इधर होगा, फिर धीरे धीरे रुकती है, फिर इधर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। तो लाइक दैट जो कुछ भी है, मतलब समझना आपको यह है कि इसके ऊपर फोर्स जो है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स जो है, कॉन्स्टेंटली मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ये जो कॉलिजन हो रहा है, ये जो कॉलिजन हो रहा है, इसमें अल्फा पार्टिकल्स को टच नहीं कर रहा है। कॉलिजन का मतलब समझिए, कॉलिजन का मतलब ये नहीं होता है कि टक्कर हो, कॉलिजन का मतलब ये नहीं कि फिजिकल टच में आए, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि दो चीजें आपस में टक्कर मारे तो ही कॉलिजन हो। समझ में आ रही बात, कोई जरूरी नहीं कि दोनों चीजें आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आए तो ही उनसे टक्कर कहेंगे, तो ही उसे हम क्या कहेंगे, कॉलिजन कहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। तो यहां पढ़ते हैं इंपैक्ट पैरामीटर बी ऑफ कॉलिजन। जो कॉलिजन हो रहा है इस तरह से, वो क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना कॉलिजन हो रहा है। ठीक है,
तो हम उसे डिफाइन करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर को स्मॉल बी से हम जानते हैं। ये क्या है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मान लेते हैं ये टारगेट न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस है और इसके सेंटर से एक मान लो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, फिर मैंने एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया, फिर एक तीसरा लाइन ड्रॉ किया, फिर चौथा लाइन ड्रॉ किया। इस तरह से बहुत सारे लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है। क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। यहां देखिए सेंटर ऑफ न्यूक्लियस क्या ये है और इनिशियल वेक्टर ये है, इनिशियल वेक्टर ये है, इनिशियल वेक्टर ये इधर जा रहा है, अल्फा पार्टिकल सब में इधर है। तो सेंटर से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे बी, स्मॉल बी, इंपैक्ट पैरामीटर। ये क्या है, स्मॉल बी। स्मॉल बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम इनिशियल वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इनिशियल वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर तब हम बात कर रहे हैं। यहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी बात करेंगे, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी बात करेंगे, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां की हम बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर सेंटर से, उसे हम बोलते हैं क्या, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, मान लो इंपैक्ट पैरामीटर जी मान लेते हैं, देखो इंपैक्ट पैरामीटर बी जो है मान लेते हैं कि 0 है, तो बी 0 की वजह से क्या होगा, आपका स्कैटरिंग एंगल थीटा जो है वो क्या है, 180 डिग्री है, सीधा वापस चला जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा हो रहा है, स्कैटरिंग एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, तो ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं, नीचे में भी आप कह सकते हो, नीचे में भी पार्टिकल्स उस टाइप के हैं, तो ज्यादातर पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आए, फिर इधर चले गए, फिर यहाँ चले आए, फिर यहाँ चले आए, फिर यहाँ चले आए, बहुत कम पार्टिकल्स फिर यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात, बहुत कम पार्टिकल्स वापस जा रहे हैं, मैक्सिमम पार्टिकल क्या हो रहा है, डेविएट हो गए इस तरफ चले जा रहे हैं। आई बात समझ में, तो इस तरफ चले जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, पैरामीटर अगर बहुत कम है, 0 है, तो थीटा क्या 180 डिग्री के पास है, और जैसे पैरामीटर बढ़ रहा है, पैरामीटर बढ़ रहा है, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन थीटा जो है, स्कैटरिंग एंगल थीटा जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बढ़ते जाएगा, सॉरी घटते जाएगा। स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, धीरे धीरे घटते हुए चला जाएगा। तो बी कम है और इसके उल्टा इतना है। आप ऐसा भी समझ सकते हो, थीटा अगर 180 डिग्री है तो बी क्या है, बहुत कम है, ऐसा भी समझ सकते हो। इनवर्सली एक दूसरे को क्या कर रहा है, समझ में, एक दूसरे को क्या कर रहा है, सपोर्ट में कर रहा है। आई बात समझ में। चलिए, अगर मान लिया कि थीटा लेस देन 90 डिग्री या लेस देन 180 डिग्री है, तो कहानी क्या होगी, बी अगर लार्ज हो रहा है, इसका मतलब थीटा क्या हो रहा है, थीटा क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। ये जो थीटा है वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। ये हमारा कॉलिजन में हुआ था, ये जो कॉलिजन हुई थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स है टारगेट न्यूक्लियस से स्ट्राइक किया था, इसमें क्या हुआ था कि बी की वैल्यू 0 है। कब, जब थीटा 180 डिग्री मतलब वापस जा रहा है, पार्टिकल वापस जा रहा है, तो थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, थीटा धीरे धीरे घट रहा है और बी क्या हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी समझ सकते हो। ओके।